लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले अगले 100 दिन जोश संग करना है काम, एक एक वोटर तक पहुंचना है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ी, हरिद्वार में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई हुई तेज, स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में कूदे हरीश रावत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां, बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय, इस बार भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद। हल्द्वानी हिंसा में बड़ी कार्रवाई, 3 नामजद उपद्रवी गिरफ्तार, पेट्रोल बम और लूटी गई मैगजीन बरामद, मलिक के बगीचे में अभी 24 घंटे का कर्फ्यू। हल्द्वानी हिंसा में घायल पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने की मांग, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन पूरे राज्य में बारिश के आसार, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। दोपहर 1:45 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में करेंगे बैठक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर दोपहर 1:45 पर सीएम कैंप कार्यालय में करेंगे बैठक। 3 बजे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर दोपहर 1:45 पर सीएम कैंप कार्यालय में बैठक करेंगे। वहीं 3 बजे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की भी संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आज 1:45 पर कैंप कार्यालय में एक बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री। और वहीं इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद। बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा का पंजीकरण होगा अनिवार्य। सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां की शुरू, चारधाम यात्रा का पंजीकरण होगा अनिवार्य। तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण करना होगा अनिवार्य। तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू। सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां की शुरू। अहम जानकारी बता दें, जहां पर सरकार की ओर से चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चारधाम यात्रा का पंजीकरण भी अनिवार्य हो गया है और तीर्थयात्रियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पर तीर्थयात्रियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां की शुरू। चारधाम यात्रा का पंजीकरण कराना अब तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी से ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा या फिर क्या अभी से ही पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है? बिल्कुल देखिए अवंतिका, उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है इसके लिए पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण के माध्यम से ही सरकार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजती है। अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। बाकी 3 अन्य धाम और हैं जहां कर इनकी कपाट खुलने की तिथि
निर्धारित की जाएगी। फिलहाल अभी जो पंजीकरण की व्यवस्था है उसको अभी खोला नहीं गया है। जब सभी धामों के कपाट खुलेंगे उसके बाद पंजीकरण की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा और पंजीकरण के बाद ही चारों धामों में जाने की अनुमति जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई तिथि नियत की गई है कि इस तिथि से पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, या फिर कोई टास्क रखा गया हो कि पंजीकरण के लिए पहले इतने ही जो तीर्थयात्री है वो पंजीकरण करा सकते हैं? ठीक है, अभी ऐसा कोई भी नियम सरकार ने नहीं बनाया है अवंतिका, लेकिन फिलहाल सरकार ने जो चारों धाम है वहाँ पे अवस्थापना सुविधाओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। रास्तों में जो बर्फ जमी हुई है उसको हटाया जा रहा है। इसके अलावा भी जो अन्य सुख सुविधाएं हैं इसको चाकाबंद किया जा रहा है। फिलहाल 12 मई जो है वो एक कपाट खुलने की तिथि बद्रीनाथ धाम की तय हुई है। इसके बाद केदारनाथ का है, गंगोत्री, यमुनोत्री है और इन सबके भी कपाट की घोषणा होने के बाद संभवतः सरकार बहुत जल्द ही पंजीकरण की व्यवस्था को खोलेगी। फिलहाल इस समय उत्तराखंड की बात करें तो सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और सरकार को ये उम्मीद है कि इस वर्ष कम से कम ये जो संख्या है वो 70 लाख से अधिक पहुंचेगी। तो इसको देखते हुए, भारी श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए सरकार फिलहाल वहाँ पे सुविधाएं जुटा रही है और जैसे ही ये पंजीकरण का कार्य सभी शुरू होगा, जब ये चारों धामों के कपाट खोलने की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पर तीर्थयात्रियों को अब चारों धामों के दर्शन करने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा और जिसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था भी कर ली है। तो वहीं अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अभी जारी की गई है। इसके अलावा अभी 3 धामों के तिथि जो है उनके गेट खुलने की तिथि अभी नहीं बताई गई है और उनकी तिथि सामने आने के बाद ही पंजीकरण की जो डेट है या पंजीकरण की जो सूचना है वो सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। खबर रामनगर से बता दें, जहां पर ग्राम ढेला क्षेत्र में रहने वाली कला देवी को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पिछले करीब 2 माह में ग्राम सावलदे और ढेला क्षेत्र में बाघ ने 4 लोगों को अपना निवाला बनाया है, तो वहीं कई लोग को घायल करने के साथ ही पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बना चुका है। इस बाघ को पकड़ने के लिए ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाघ नहीं पकड़ा गया। तो वहीं इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट पूरे एक्शन में आ गए। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए अपने कार्यालय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे को बुलाकर इस मामले में कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। घटना है जिसमें एक महिला को टाइगर द्वारा मारा गया है और पहली घटना होने के बाद ही हमने इस टाइगर को चिन्हित कर लिया था और इसकी सक्षम स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हो चुकी है पिंजरा लगाने की भी और ट्रैंकुलाइज करने की भी, और हमारी टीम जिसमें लगातार इसको ट्रैक कर रही थी। सावलदे वाली घटना के बाद लगभग 6 दिन पूर्व ये टाइगर रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास ट्रैंकुलाइज भी हम लोग इसको लगी, लेकिन ये जंगल में चला गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद इसको ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि लैंटाना की अधिकता क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी। जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ टाइगर पकड़े भी गए। इधर जो सावलदे में जो घटना हुई उसमें पहला विमला देवी शायद नाम, उसके बाद अब कल ढेला में कांड हुआ जो बहुत दुखद घटना है। उसके लिए लोगों में आक्रोश भी होना भी चाहिए। शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ।
रामनगर में दोपहर हल्द्वानी मार्ग के समीप स्थित गैबुआ के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि रामनगर के मोहल्ला नई बस्ती गुलर घट्टी निवासी करण आर्य उम्र 23 वर्ष अपने एक अन्य साथी मोहल्ला खताड़ी निवासी मोनिश के साथ रविवार को दोपहर रामनगर से बाइक से बैलपड़ाव किसी कार्य से जा रहा था। इसी बीच गैबुआ के सड़क किनारे खड़े एक डंपर वहां से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डंपर के पिछले हिस्से में घुस गई, जिसमें दोनों बाइक सवार विभाग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा भांजा था, वो रामनगर से बैलपड़ाव की तरफ जा रहा था। रास्ते में कोई डंपर खड़ा था एक, जिसमें उसकी गाड़ी डंपर से भिड़ गई, जिसमें मौके पे ही मेरा भांजा वो हो गया और दूसरे लड़के को घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। भांजे का क्या नाम था जिसकी डेथ हुई है? करण कुमार, गुलरघट्टी का निवासी है, यहीं रामनगर गुलरघट्टी। बीते एक दशक से भाजपा का गढ़ टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी को धार दे रही है, जिसको लेकर टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी का कार्यकर्ताओं से बैठकों का दौर लगातार जारी है। गढ़ी कैंट क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को लेकर टिहरी लोकसभा सीट प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि अब हमारी बैठकों का द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में हमने जिलेवार बैठकें करी और अब विधानसभा वार बैठकें कर रहे हैं। कहा कि इस बार के चुनाव में लोकतंत्र बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही हमारे बूथ और वार्ड कमेटियां बन चुकी हैं और आगे की रणनीति पर भी हम कार्य कर रहे हैं। पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट का टिहरी का कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये बैठकें हम सेकेंड दौर की चला रहे हैं। प्रथम चरण हमारा जिलेवार बैठक का था, वो सफल रहा। द्वितीय चरण हम विधानसभा वार बैठकें की ये शुरुआत कर रहे हैं। आज कैंट विधानसभा में तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों का भाई दसमाना जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक हुई। निश्चित तौर से जो पार्लियामेंट का चुनाव है, इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है हर हाल में ये जो चुनाव है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सब लोकसभा वार प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं। कैंट विधानसभा उसी के अंतर्गत आती है। कैंट विधानसभा के तीनों ब्लॉकों के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, सारे वार्डों के अध्यक्ष, हमारे पार्षद का चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे तमाम प्रमुख नेता जो महानगर में और जिले में और प्रदेश में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ उपस्थित थे। चर्चा करिए। नैथानी जी ने जो दिशा निर्देश पार्टी का है उस पर चर्चा हुई है। जिन मुद्दों को लेकर के महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, उपनल के कर्मचारियों का मामला है, राज्य के अंदर तमाम जो ज्वलंत विषय। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी की हुई हिंसा के बाद से वहां पर कर्फ्यू अभी भी लागू है। जिला प्रशासन दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के बीच जनजीवन सामान्य हो चला है। दुकान खुलने से लोगों को राहत मिली है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। दिन में कर्फ्यू हटाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सिटी मजिस्ट्रेट एचा सिंह का कहना है कि हालात सामान्य रहा तो कर्फ्यू रूप से हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहां पर सभी विभागों के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। लागू है, शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं, लोग अब आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मल्लिका बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। किसी को कोई समस्या उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है। सभी लोगों ने, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्च अधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा।
खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय देहरादून में एआईसीसी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड द्वारा वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश के 5 लोकसभा सीट के डेस्क हेड और कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से बीएलए से संपर्क किया जाएगा, कौन कौन सी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। साथ ही अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के कार्य प्रणाली के बारे में भी बताया। कहा कि चुनावी रणनीति के बारे में बताते हुए कि प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे, जिनका नाम होगा लोगों तक सीटों का योजनाओं तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर 5 लोकसभा सीट जीतकर भाजपा का प्रदेश से सुपड़ा साफ करना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सेंट्रल वॉर रूम की एक टीम आज उत्तराखंड में आई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम के जो हमारे 5 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे डेस्क हेड थे और जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनको आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम बीएलए से संपर्क स्थापित करेंगे और कौन कौन सी योजनाएं हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। जिस प्रकार आजकल ये मीडिया और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोगों की बातें नहीं पहुंच पाती हैं, तो किस प्रकार से हमारा सोशल मीडिया काम करेगा, ये सारे मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग आयोजित की गई है। उसमें जो हमारे सेंट्रल वॉर रूम के जो ट्रेनिंग हेड थे ललित जी, उन्होंने लोगों को अवगत कराया है और हम पूरे इसमें बूथ स्तर पर और पूरे जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे एमपी के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वो अपने स्तर पर बूथ का निरीक्षण करें। कहीं पर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मूलभूत सुविधा नहीं है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजनीतिक दलों से मिलने वाले विभिन्न प्रस्तावों को देखें और उसका नियमानुसार निस्तारण करें। नैनीताल पहुंचे भाजपा नेता गर्राज बिष्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल पहुंचे गर्राज बिष्ट ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि भाजपा देश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर उन्हें संपर्क अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री अपनी बात लोगों तक रख सके। गर्राज बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, उसे देखकर लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इस बार 400 पार प्रधानमंत्री का नारा साकार होने जा रहा है। 1 मार्च से 5 मार्च तक पूरे देश में जितने भी सरकार से जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है या सरकार ने जिनको सहयोग किया है, उन सब से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी के तहत आज नैनीताल नगर मंडल की बैठक, एक कार्यशाला भी आप इसे कह सकते हैं, हम यहाँ पर किस प्रकार कार्यकर्ता उनके पास जाएगा, बातचीत करेगा, इस प्रकार की यहाँ पर कार्यशाला हम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का मानना है कि पूरे देश के जितने भी लोग हैं उन सब का फीडबैक उन तक पहुँचे और जो भी भारत को किस प्रकार हम विकसित देश बना सकते हैं। खबर रुड़की से, जहां भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को लेकर कार्यदायी संस्थान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल निशान खड़े किए। उनका कहना है कि जांच के दौरान कर्मियों को छुपाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य को करने लगे हैं, जबकि उनका साफ तौर पर कहना है कि विभाग द्वारा उक्त काम का पेमेंट भी कर दिया गया है। इस संबंध में जब उन्होंने विभाग के अधिशासी अभियंता और जेई से फोन पर बात की तो उन्होंने काम रुकवाने का आश्वासन दिया। बता दें कि केंद्र सरकार ने संचालित जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यदायी जल संस्थान विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें विभागों ने सहायक एजेंसी के माध्यम से विभिन्न गांवों में हर घर जल पहुंचाने का कार्य तो किया, लेकिन ये कार्य सही प्रकार से नहीं हुआ। इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को भी नहीं है। जल जीवन जो है सब जल योजना केंद्रीय सरकार की योजना है। इस संबंध में मैंने एक शिकायत पत्र एक्शन साहब को दिया था जांच के लिए पिछले 4 महीने पहले, लेकिन जांच जब इसकी स्टार्ट हुई 4 महीने से कोई जांच नहीं हुई। जब हमने इसमें प्रेशर बनाया तो जांच भी होने लगी और जब जांच में पाया गया ना तो यहाँ पे कोई पक्का किया गया था। आज ये लोग जो है ना तो इसमें सीमेंट है ना कुछ है और जांच के दौरान ही कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एमडी ने इसका पूरा भुगतान ले लिया, ठेकेदार ने पूरा इसका भुगतान ले चुके हैं और मौके पे कार्य नहीं हुआ था।
यही इसी संबंध में लेकर मैंने शिकायत की थी जांच के लिए। फिर ये जो दीवार है आप देख रहे हैं, इसमें ना तो गेट था ना कोई कॉलम था, और ये दीवार भी ऐसे हिल रही थी। खबर कोटद्वार से, जहां मूल निवास और भू कानून को लेकर कोटद्वार में रविवार को स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कोटद्वार के देवी मंदिर से लेकर मालवीय उद्यान तक रैली निकाली गई। इस विशाल रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और यूकेडी सहित कई राजनीतिक दलों ने अपना खुला समर्थन भी इस रैली को दिया। इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। दल ने राज्य का आंदोलन शुरू करा, राज्य प्राप्त करने तक जो है आंदोलन चलाया। उसके बाद बारी बारी जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को जो है सत्ता सौंपी। लेकिन आज 24 साल होने को है, 24 साल बाद जनता को भी, युवाओं को भी पता चल गया कि वाकई ये तो हमारी ज़मीन से लेके, नौकरी से लेके सब कुछ खुर्द-बुर्द हो गया है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। यहाँ 40 से 50 लाख लोग बाहर के आगे अस्थायी निवास बना दिया और नौकरी पे मूल निवास को भी उतना ही और उनको भी उतना ही। तो ये बहुत भू कानून और मूल निवास एक बड़ा मुद्दा है। राज्य का निर्माण, जिस परिकल्पना को लेकर राज्य का निर्माण किया था, उस परिकल्पना पर यहाँ की राजशाही, यहाँ की नौकरशाही खरी नहीं उतरी है। इस राज्य की दिशा और दशा तय करने वाले लोग, जो राज्य की दिशा और दशा को तय करते हैं, वो तमाम लोग, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो राजनेता हो, उन्होंने इस राज्य को भटकाने का काम किया है और राज्य भटक रहा है, नौजवान सड़कों पर है। हम सभी एकजुट होकर यहाँ, हम किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। हम भू कानून लेके रहेंगे और हम चाहते हैं कि जैसे हिमाचल में भू कानून है, उसी तर्ज पे हमारे उत्तराखंड में भी भू कानून लागू हो। उत्तराखंड के प्रथम मेयर और राज्यसभा सांसद रहे दिवंगत मनोरमा डोबरियाल शर्मा को मनोरमा डोबरियाल मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके राज्य के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के योगदान को याद किया गया। इस दौरान अपने परिवार की आर्थिकी का सहारा बनी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मनोरमा डोबरियाल मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष ने उनको याद करते हुए कहा कि उनको दिवंगत हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन समाज और महिलाओं से जुड़े उनके कार्यों को हम सदैव याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के साथ ही आज उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है जो सशक्त रूप से अपने परिवार की आर्थिकी में मदद कर रही हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी माँ आदरणीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा जो कि सांसद रही हैं, उनकी आज पुण्यतिथि और 9 साल आज उनको हो गए हमारे बीच के से गए हुए। और उनकी हर साल उनका एक जो जन्मदिन है और एक आज के दिन हम लोग महिलाओं को सम्मानित करने का काम करते हैं, क्योंकि वो एक नीचे से जुड़ी हुई महिला थी, महिलाओं के साथ जुड़कर काम करने वाली महिलाएं थी। तो इसीलिए आज हम महिलाएं जो खुद से मेहनत करके जो अपने घर को चलाती हैं, जो अपने बच्चों को पालती हैं, आज हम उन महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और जब तक जीवित हैं तब तक ये काम हम लोग करते रहेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।